Hello friends, this is Team Super Simplified and today we are here with Budget 2018 analysis. And before starting we would like to tell you that we have started a Telegram group. तो please इसको join कीजिए. This is a link and you will get a lot of content related to your preparation on this particular group, including the slides which are being presented here, right? So before starting, let's see what is the agenda for today. So first of all, we'll discuss the basics of budgeting. बजट के बारे में थोड़ा बेसिक समझेंगे. देन उसके बाद में हम 2018 के बजट पे जाएंगे. बजट प्रोफाइल देखेंगे सबसे पहले. देन वील गो थ्रू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ द बजट, द रिसिप्ट एंड द एक्सपेंडिचर, एंड देन वील डू अ सेक्टर वाइज एनालिसिस, अ सेक्टर वाइज स्टडी कि किस सेक्टर में कितना एलोकेशन किया गया है, कौन सी नई स्कीम्स वगैरह आई हैं किस किस सेक्टर में, ठीक है. एंड देन वील कंक्लूड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो व्हाट इज यूनियन बजट? फर्स्ट of all, we'll start from basics. What is union budget? So budget is basically a financial plan for a fixed period of time, which is usually a year, and it contains the estimates of the expected revenue and the proposed expenditure, right? So union budget is referred to as the annual financial statement in article 112 of the constitution does not contain the word budget, राइट. और इस पे प्रीलिम्स में भी कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके दो कंपोनेंट होते हैं, फाइनेंस बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल. फाइनेंस बिल टेल्स की फ्रॉम वेयर द गवर्नमेंट विल जनरेट द रेवेन्यू, एंड अप्रोप्रिएशन बिल में उसके एक्सपेंडिचर होते हैं, कहाँ पे ये खर्चा किया जाएगा, कौन सी स्कीम को फंड किया जाएगा, कितना, राइट. Central government is constitutionally required to lay an annual financial statement before both the houses of the parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha. And India has a three-tier system of governance: central government, state government, and the local self-government like municipality. And there are two parts of the budget, two important parts: the revenue budget and the capital budget. तो revenue और capital दो sides होते हैं budget के. Right, so let's have a look at what is the difference between the revenue expenditure and the capital expenditure. So revenue expenditure is the expenditure of the government which neither causes increase in the government asset nor cause any reduction in the government liabilities. तो इससे कोई asset create नहीं होता है. This is just for the regular functioning of the government. And capital expenditure में क्या होता है कि assets are created, right? Assets are created और the liability is reduced, right? Government की liability कम होती है. तो capital expenditure को जो है बेटर क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर माना जाता है. खर्चे तो हमें दोनों करने पड़ेंगे, खर्चे तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी करना है और कैपिटल भी करना है, बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर इज बेटर इन केस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज यहाँ पे इकोनॉमी में एसेट क्रिएशन होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हाईवेज बनेंगे, अगर फैक्ट्रीज लगेंगी, अगर स्कूल्स बनेंगे, तो उससे क्या होगा कि इकोनॉमी में एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है एंड इकोनॉमी ग्रोज. एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिक्वायर्ड, इट इज़ अ नेसेसरी एवल बेसिकली. और गवर्नमेंट को रन करने के लिए वो चाहिए ही चाहिए. गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ है उनको सैलरी पे करना ही है, पेंशन पे करना ही है, राइट. उसके बाद में लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द बजट. तो पहले एक स्ट्रक्चर हुआ करता था, ओल्ड सिस्टम, विल गो थ्रू दैट ऑल्सो एंड देन व्हाट इज द डिफरेंस नाउ. तो ओल्ड सिस्टम द बजट में, सो बजट के दो कंपोनेंट हैं. वी हैव ऑलरेडी सीन रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. तो रेवेन्यू अकाउंट में आपका रिसिप्ट है और एक्सपेंडिचर है, उसी तरह से कैपिटल में भी रिसिप्ट है और एक्सपेंडिचर है. सो देर इज टू टाइप ऑफ रिसिप्ट, वन इज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड अदर इज कैपिटल रिसिप्ट. सिमिलरली देर इज टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट. और जो आपका एक्सपेंडिचर वाला पोर्शन है उसको पहले कैटेगराइज किया जाता था प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. व्हाट इज दिस प्लान एंड नॉन प्लान? सी देयर वाज अ 5-year प्लान अर्लियर. 5-year प्लान हुआ करता था. तो 5-year प्लान के अंदर व्हाट ऑल एक्सपेंडिचर आइटम्स आर इंक्लूडेड, व्हाट ऑल स्कीम्स आर इंक्लूडेड, उस पर जो खर्चा होने वाला है उसको प्लान एक्सपेंडिचर बोलते हैं. नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जैसे फॉर एग्जांपल द सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है. तो अगर उस पर कोई खर्चा हो रहा है दैट इज़ नॉन प्लान, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द 5-year प्लान, राइट. तो दिस इज व्हाट द क्लासिफिकेशन लुक्ड लाइक अर्लियर. सो अब ये जो लास्ट वाली जो लेयर है, द लास्ट लेयर, दिस इज रिमूव्ड बिकॉज द प्लानिंग कमीशन इटसेल्फ इज नॉट देयर नाउ, ठीक है. अब नीति आयोग है, तो इस वजह से जो क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ इतना सा ही है, रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट. उसके अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है. सो वील गो थ्रू दिस इन डिटेल. नाउ लेट्स कम टू द रिसिप्ट्स पार्ट ऑफ इट. तो रिसिप्ट्स जो है, जो इनकम वाला पोर्शन है, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से डिसाइड होगा कि आपका एक्सपेंडिचर कितना होगा. अगर आपका रेवेन्यू ही नहीं है, आपका इनकम ही नहीं है, दैन यू कैन नॉट स्पेंड मच. और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड कि कौन से वाला आइटम जो है वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है. तो रिसिप्ट्स में बेसिकली ऑलरेडी वी नो दैट देयर इज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, राइट. सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स इन दैट? सो अगर रेवेन्यू रिसिप्ट में देखें तो यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. जो टैक्सेशन के थ्रू आएगा टैक्स रेवेन्यू, और टैक्स भी दो तरह का है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स. द डेफिनेशन इज दैट द लाइबिलिटी टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट एंड द बर्डन ऑफ द टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन, देन इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स. जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया है वही आदमी उसको पे भी कर रहा है, देन इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स. और डायरेक्ट टैक्स के अंदर में जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, एस्टेट ड्यूटी, एक्सपेंडिचर टैक्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स वेर इंडिविजुअल bears the burden of the tax and also pays it directly to the government. And then indirect tax जो है वो
इनडायरेक्ट वे में कलेक्ट किया जाता है. नाउ ऑल दीज टैक्सेस आर अबॉलिश्ड एंड देयर इज ओनली वन टैक्स कॉल्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST, गुड एंड सिंपल टैक्स, राइट. एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है उसमें क्या चीज़ें आती हैं, जैसे इंटरेस्ट रिसिप्ट. ये इंटरेस्ट रिसिप्ट क्या है? देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक आइटम होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, लोन्स, राइट. सो इफ सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स लोन्स टू समवन, then interest will be received, right. So that interest comes in the नॉन टैक्स रेवेन्यू पोर्शन. उसके बाद में प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, जो गवर्नमेंट के जो PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, गवर्नमेंट के अंडर जो कंपनीज आती हैं, उनका जो प्रॉफिट होता है या डिविडेंड होता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द नॉन टैक्स रेवेन्यू. देन फीस एंड फाइन्स जो कलेक्ट होते हैं गवर्नमेंट के, एक्सटर्नल ग्रांट्स एंड स्पेशल असेसमेंट और टैक्स. तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू में आती हैं. उसके बाद में कैपिटल रिसिप्ट्स. कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या आता है? फर्स्ट थिंग इज़ रिकवरी ऑफ लोन्स. इफ़ लोन वॉज ग्रांटेड टू समवन एंड नाउ द लोन इज़ बीइंग रीपेड, राइट, नॉट द इंटरेस्ट बट द लोन इटसेल्फ इज़ बीइंग रीपेड. तो गवर्नमेंट को वापस लोन, अपना पैसा वापस आ रहा है, तो दैट इज़ रिकवरी ऑफ द लोन, वो कैपिटल रिसिप्ट है. जब दिया गया था तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ वो नॉन टैक्स रेवेन्यू था. सो इस तरह से आपको समझना है. देन डिसइन्वेस्टमेंट अगर होता है, कोई PSU है जिसका स्टेक, गवर्नमेंट का जो स्टेक अपना बेचती है PSUs के अंदर, तो दैट इज़ कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट. उसमें जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स होते हैं, जो गवर्नमेंट को पैसा मिलता है उससे, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट. देन बोरोइंग अगर कुछ करते हैं तो वो कैपिटल रिसिप्ट है. तो जो फिजिकल डेफिसिट है वो यहाँ से कैलकुलेट किया जाता है, व्हाट इज़ द बोरोइंग. एंड देन प्रोविडेंट फंड वगैरह जो गवर्नमेंट के साथ जमा होता है, दैट इज़ कैपिटल रिसिप्ट, राइट. नाउ लेट्स कम टू द बजट ऑफ दिस ईयर, बजट 2018. तो अभी बेसिक सारे देख लिए हैं, उसके बाद में अभी बजट देखते हैं. सो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2018-19 इन द पार्लियामेंट, एंड दिस बजट इज जेटलीज 5th बजट एंड इट इज़ द लास्ट फुल बजट ऑफ दिस गवर्नमेंट. सो 2019 में लोकसभा इलेक्शंस हैं, इस वजह से नेक्स्ट ईयर बजट जो प्रेजेंट किया जाएगा, दैट विल नॉट बी अ फुल बजट, दैट विल बी अ वोट ऑन अकाउंट. तो वोट ऑन अकाउंट पे बेसिकली क्या किया जाता है कि 2 महीने का बजट प्रिपेयर किया जाता है, बिकॉज वी डोंट नो विच गवर्नमेंट विल कम नेक्स्ट. तो वो जो गवर्नमेंट आएगी उसके बाद में फुल बजट उस साल का वो प्रिपेयर करेगी. उससे पहले 2 महीने सरकार चलाने के लिए ड्यूरिंग द पोल्स वोट ऑन अकाउंट किया जाता है. सो दिस इज द लास्ट फुल बजट ऑफ NDA गवर्नमेंट. इफ इट कम्स नेक्स्ट ईयर अगेन, then it may proceed, right. So Union Finance Minister presented budget 2018 in the Parliament, and this is the last full budget of the present government. And this is the first budget after the big reforms like GST, dynamic fuel pricing, PSU bank recapitalization. ये बहुत सारे steps लिए गए थे पिछले साल में. And Union budget now comprises of general budget and the railway budget. This change has started last year. So 2017 में दोनों बजट को मर्ज कर दिया गया. Otherwise there was a railway budget separately and there was a general budget. तो पहले railway budget आता था, उसके बाद में general budget आता था. And the date of presentation of बजट इज़ ऑल्सो डिफरेंट नाउ. पहले 28 Feb को बजट जो है वो प्रेजेंट किया जाता था, बट नाउ इट इज़ 1 Feb, तो 1 महीना पहले किया जा रहा है, सो दैट द इम्प्लीमेंटेशन इज स्मूथ, ताकि थोड़ा टाइम मिले उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट. Now this is an important slide, but I don't know whether the numbers are visible to you, so you can download this from our Telegram group or from our Facebook page and you can just go through these numbers. इससे आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा. तो मेन चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ. पहली चीज़ है कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी कि बजट का साइज़ कितना है, ये जरूर अपने ध्यान में रखिए. दिस ईयर्स बजट साइज इज 24.42 लाख करोर्स. दिस ऑल द फिगर्स आर इन लाख करोर्स, ठीक है. तो खर्चा कब किया जाएगा? जब आपके पास उतना रेवेन्यू होगा. 24.42 लाख करोड़ का रेवेन्यू है, तो कहाँ से आ रहा है रेवेन्यू? नेट टैक्स रिसिप्ट्स. तो जो टैक्स रिसिप्ट्स हैं वो 14.81 लाख करोड़ की हैं. तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में जो है वो 2.48 करोड़ आ रहा है, ठीक है. दीज आर द 2 इनकमिंग एरोज. ये हो गया आपका रेवेन्यू रिसिप्ट साइड में. कैपिटल रिसिप्ट में आपका कितना है? 7.98 करोड़, ठीक है. और उसमें से काफ़ी ज़्यादा पोर्शन जो है वो बोरोइंग का भी होगा, right, that we will see in the subsequent slides, and these are the areas where the expenditure will be, right, on the right hand side. So you can just download and go through that slide. Now let's come to the next important area, composition of the major expenditure. खर्चा जो किया जा रहा है वो कहाँ कहाँ किया जा रहा है, क्या है गवर्नमेंट के खर्चे? सबसे बड़ी जो बात है वो है इंटरेस्ट, right. So interest payment is a huge portion of the expenditure, which is actually not good, because आपका interest payment में, because borrowing जो past में जो आपने borrowing किए हैं गवर्नमेंट ने, that itself is so huge that आपका जो बहुत सारा expenditure इंटरेस्ट में जाता है, राइट. दैन डिफेंस एक्सपेंडिचर इज़ अ मेजर थिंग, दैट इज़ अ नेसेसरी इवल फॉर अस बिकॉज वी हैव सम एडवर्सरी नेबर्स, राइट. सो दैट इज़ अ थिंग. दैन सब्सिडीज़ में बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है. गवर्नमेंट इसको धीरे धीरे कम कर रही है. सब्सिडीज़ गोइंग डाउन, राइट. सो इकोनॉमिक सर्वेज जो थे पिछले साल के, उन्होंने भी यही बात बोली थी कि सब्सिडीज़ हैव टू कम डाउन बिकॉज देर आर लॉट ऑफ घोस्ट बेनिफिशरीज इन द सब्सिडी स्कीम्स, राइट. सो आधार वगैरह आने के बाद एंड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वगैरह यूज़ किया जा रहा है. बापू स्कीम इज़ देयर, राइट. सो बिकॉज ऑफ ऑल दो थिंग्स द सब्सिडी इज़ कमिंग डाउन बेसिकली, बट स्टिल इट इज़ अ लार्ज पोर्शन ऑफ द एंटायर टोटल एक्सपेंडिचर. दैन पेंशंस, राइट. सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. दैन ट्रांसपोर्ट, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन. टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन itself is taking a huge chunk of the expenditure.
जहाँ से जो आपका जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट है उससे आप रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए आपने वो सेटअप लगाया हुआ है, बट दैट सेटअप इट सेल्फ इज़ ईटिंग अवे लॉट ऑफ मनी, तो दैट इज़ अ थिंग। सो ये सारी चीज़ें देखने लायक हैं। उसके बाद में ट्रांसफ़र टू स्टेट्स, स्टेट को उनका शेयर दिया जाता है। देन होम अफेयर्स, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, हेल्थ, so these are the major areas. If you're interested, you can just go through this. Then what are the trends of major items in expenditure? So this is an important slide. तो यहाँ पे जो मेजर एक्सपेंडिचर जो हमारा होता है वो रूरल डेवलपमेंट पे होता है, सबसे ज़्यादा शेयर उसी का है। रूरल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट, दीज आर द मेजर एरियाज, राइट। और अगर आप सभी एरियाज़ को देखें जैसे एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ एंड देन कमर्स एंड इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ, एवरीवेयर द एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर, राइट। एंड दैट इज़ अ कंपल्सन फॉर गवर्नमेंट ऑल्सो बिकॉज इट हैज़ टू शो सम इंक्रीमेंट कि भाई हम आए हैं तो हमने ये किया, राइट। सो दैट इज़ द थिंग एंड इट इज़ गुड ऑल्सो, इट शुड इंक्रीज, दैट इज़ द थिंग। सो दीज आर द मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड वेयर द रुपी कम्स फ्रॉम, कहाँ से ये पैसा आता है। रिसिप्ट वाला जो पोर्शन है उसमें देखते हैं कि जो वेरियस सेक्टर्स हैं व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ दो सेक्टर्स इन जनरेटिंग द रेवेन्यू। सो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST 23% कंट्रीब्यूशन टू द रिसिप्ट, देन कॉर्पोरेशन टैक्स 19%, इनकम टैक्स 16%, एक्साइज ड्यूटी 8%, कस्टम्स 4%, 19% is borrowings and other liabilities. So this borrowing will help you now because you can spend more than your capacity, right? So if your revenue is 100 rupees and if you want to spend more on the welfare schemes and all those things and you need 150 rupees for that, so 50 rupees will be borrowing, that is okay, you can spend it now. But interest liability is generated which will cause a burden in the future budgets, right? So that is the thing. तो borrowing का वो नुकसान है थोड़ा सा। देन वेयर द रुपी गोज, एक्सपेंडिचर आइटम क्या क्या है यहाँ पे, कहाँ खर्चा हो रहा है, सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ हो रहा है। तो स्टेट शेयर जो डिवोल्यूशन हो जाता है स्टेट्स को वो 24% है, स्टेट्स का पैसा उनको दे दिया जाता है जो एक्सपेंडिचर, ये मेजर आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर है। उसके बाद में इंटरेस्ट पेमेंट, सी इंटरेस्ट पेमेंट 18% बिकॉज द बोरोइंग इन द प्रीवियस स्लाइड वाज सच अ ह्यूज पोर्शन ऑफ द एंटायर रिसीप्ट, दैट इज़ वाई इन द एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट पेमेंट विल बी अ big portion, right? So government should always strive to keep a balance. तो डेट टू GDP रेशो जो होता है गवर्नमेंट का, दैट इज़ अ इंडिकेटर ऑफ द डेट लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, द इंटरेस्ट लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट इज प्रेजेंटली ट्राइंग टू ब्रिंग दैट डाउन, डेट टू GDP रेशो, राइट। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो ये जो स्लाइड रखी गई है बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है और इस पर आप थोड़ा सा फोकस कीजिए अभी। इसको रखने के दो पर्पज़ है। फर्स्ट थिंग इज बजट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और ये जो 3-4 टर्म्स होते हैं जो रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, इसका कॉन्सेप्ट आपका हमेशा के लिए क्लियर होने वाला है आज, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग। सो जस्ट हैव अ लुक। सो बजट अगर है तो बजट में दो चीज़ें मेजर क्या होती हैं, पहली चीज़ होती है रिसिप्ट की पैसा कहाँ से आ रहा है और दूसरी चीज़ होती है एक्सपेंडिचर की पैसा कहाँ जा रहा है, राइट। सो रेवेन्यू, रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, ये दो पार्ट होते हैं रिसिप्ट के, इनकम के। तो इनकम यहाँ पे बताया गया है और उसके बाद में ये एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है कि पैसा कहाँ जा रहा है। तो ऐसा आपका जो इनकम है और जो आपका एक्सपेंडिचर उसके बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज़ ओनली कॉल्ड द डेफिसिट। तो डेफिसिट भी कई तरह का होता है, दैट विल सी। तो दिस इज़ द इनकम पोर्शन ऑफ इट, राइट। टिल हियर इज़ द इनकम और यहाँ से यहाँ एक्सपेंडिचर है। तो इनकम में क्या है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, राइट। रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी सीन टैक्स रेवेन्यू, राइट, एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। एंड कैपिटल रिसिप्ट जो होता है उसमें क्या होता है आपका रिकवरी फ्रॉम द लोन्स, सम अदर रिसिप्ट्स, देन बोरोइंग्स एंड लाइबिलिटीज़, देन दिस इज़ द टोटल रिसिप्ट। तो टोटल रिसिप्ट आपका कितना है 24.42 लाख करोड़, राइट। और जो टोटल एक्सपेंडिचर आपका है वो भी उतना ही होगा, जितना आपका रिसिप्ट है उतना ही एक्सपेंडिचर आप करोगे, राइट। सो 24.42 लाख करोड़ इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर, इतने का बजट है। और जो एक्सपेंडिचर है वो आपका कहाँ होगा, ऑन रेवेन्यू अकाउंट होगा और ऑन कैपिटल अकाउंट होगा। उसके अलावा दो जगह होती हैं, एक इंटरेस्ट पेमेंट है और दूसरा ग्रांट इन एड फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेमेंट किस पे, जो पास्ट बोरोइंग जो आपकी है उसके ऊपर, और ग्रांट इन एड फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट क्या है, ये स्टेट गवर्नमेंट को कुछ फंड दिए जाते हैं कैपिटल एसेट क्रिएट करने के लिए। इसको माना जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट सिंस इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, इसको इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में माइनस किया जाता है, दैट विल सी नेक्स्ट। So let's come to now revenue deficit. So what is revenue deficit? Revenue deficit is the difference between the revenue expenditure and the revenue receipt, right? So revenue expenditure is 10. Serial number 10 is on revenue account. What is expenditure on revenue account? So revenue expenditure is 21.41 lakh crore. And what is the revenue receipt? Revenue receipt is 17.25 lakh crore. So 21.41 minus 17.25, so that is 4.16 lakh crore, which is 2.2% of GDP. This is the percentage of GDP, 2.2, right? जो ब्रैकेट में फिगर लिखा है, that is percentage of GDP.
सो 4.16 लाख करोड़ इज द रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट की डेफिनेशन क्या होगी? द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू रिसिप्ट, सिंपल डेफिनेशन। नेक्स्ट कमिंग टू इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट में से इफ यू रिड्यूस द ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ द कैपिटल एसेट्स, इट इज कॉल्ड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। एंड व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज। सो इससे क्या पता चलेगा कि आप स्पेंड करना चाहते हैं 150 रुपीज ऑन वेरियस स्कीम्स एंड योर टोटल receipt including revenue and capital items is only 100 rupees, then there is a deficit of 50 rupees, means you need to borrow 50 rupees to fund your 150 rupees of expenditure. So this need of borrowing is nothing but the fiscal deficit. तो इसको जो fulfill किया जाता है वो कैसे किया जाता है? borrowings के थ्रू। तो your borrowing, this number will always be equal to this number, fiscal deficit, ठीक है। and borrowing is a part of capital receipt, राइट। एंड लेट्स कम टू प्राइमरी डेफिसिट। सी प्राइमरी डेफिसिट का कॉन्सेप्ट इसलिए आया है क्योंकि देर मे बी प्रीवियस गवर्नमेंट्स विच हैव टेकन ह्यूज लोन, राइट, एंड द इंटरेस्ट इज टू बी पेड नाउ। तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज बोरोइंग्स बट स्टिल इट इज़ अपियरिंग इन देयर बजट। तो ऐसा लगता है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने इतना सारा बर्डन एक्सपेंडिचर का डाला हुआ है कंट्री के ऊपर, सो इट प्रोवाइड्स एन इनकरेक्ट पिक्चर। सो इस वजह से प्राइमरी डेफिसिट का कॉन्सेप्ट आया। सो प्राइमरी डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, ओके। सो इससे आपको फ्रेश जो डेफिसिट है इस बजट का, दैट यू विल कम टू नो। सो दैट इज ओनली 48,000 crores, right? So that is a primary deficit. I hope that these things are clear. If you're still not clear, then you can just go through these numbers once again and you can add and subtract them and you'll have a clear idea on this. Okay, so now we have seen the basics of budgeting, then we have seen some important facts and figures about 2018 budget, and now we'll come to the sector wise analysis of 2018 budget, right? So इस साल के बजट में कौन से सेक्टर में कितना एलोकेशन किया गया है, कौन से नए स्कीम्स आए हैं, that we'll go through now sector by sector. So we'll start with agriculture and rural economy. This year's budget is being called agriculture focused budget, इसलिए हम भी agriculture से ही start करते हैं, ठीक है। So these are some quotations by the finance minister. He said in the budget speech that we consider agriculture as an enterprise and we want to help farmers produce more from the same land parcel at lesser cost and simultaneously realize higher prices for their produce. And our emphasis is also on generating productive and gainful on-farm and non-farm employment for the farmers and landless families. So that is the aim. तो जो बजट में जो प्रोविजंस आए हैं एग्रीकल्चर के सेक्टर में, उसमें मेन ऑब्जेक्टिव उनका ये है कि डबलिंग ऑफ द फार्मर्स इनकम बाय 2022. तो व्हाट आर द मेजर अनाउंसमेंट्स विल सी हियर। सो पहले तो एमएसपी के सेक्टर में मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, सो गवर्नमेंट हैज सेड दैट एमएसपी फॉर ऑल अनअनाउंस्ड खरीफ क्रॉप्स एटलीस्ट विल बी 1.5 times ऑफ देयर प्रोडक्शन कॉस्ट, राइट। सो बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई रहता है एमएसपी कॉस्ट को लेकर के, क्योंकि कई बार किसानों को प्रोड्यूस करने के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद में सही कीमत नहीं मिल पाती, विच इज़ नॉट गुड फॉर द रूरल इकोनॉमी, राइट। सो गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू टैकल दैट प्रॉब्लम. Now, second thing is about the credit. So, institutional credit for agriculture has increased to rupees 10 lakh crore. This is one fact presented by the finance minister in the previous financial year, and is targeted at rupees 11 lakh crore in 2018, right? And two new funds are created now, which is Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund for Fisheries Sector Development and Animal Husbandry Infrastructure Development Fund for financing infrastructure requirement for the animal husbandry sector, with a total corpus of rupees 10,000 crore for the two new funds. तो ये दो नए फंड्स स्टार्ट किए गए. ये दो एरियाज जो है एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर, इस पर थोड़ा और जोर दिया जाएगा, ठीक है. एंड देन ऑपरेशन ग्रीन्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑन द लाइन्स ऑफ ऑपरेशन फ्लड. ऑपरेशन फ्लड किसके लिए था? मिल्क प्रोडक्शन के लिए, राइट. उसी तरह से ऑपरेशन ग्रीन भी स्टार्ट किया जा रहा है विद एन आउटले ऑफ रुपीज़ 500 करोड़ टू एड्रेस द प्राइस वॉलेटिलिटी ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज़ लाइक टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो. तो जो इन्फ्लेशन का जो ट्रेंड देखने को मिलता है, जो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, उस फ्लक्चुएशन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, इस तरह की जो पेरिशेबल कमोडिटीज़ होती हैं, जो वेजिटेबल्स होती हैं, उन्हीं का होता है. फूड ग्रेन्स में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है, वेजिटेबल्स में ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन है. तो इस वजह से ऑपरेशन ग्रीन्स विल बी स्टार्टेड ऑन द लाइन्स ऑफ ऑपरेशन फ्लड, राइट. एंड ग्राम्स, सो डेवलपमेंट एंड अपग्रेड ऑफ द एग्जिस्टिंग 22,000 rural hearts into Grameen agriculture markets, grams, to cover 86% of the small and marginal farmers. These grams will be electronically linked to ENAM, Electronic National Agriculture Market, and exempted from regulations of APMCs, will provide farmers facilities to make direct sale to consumers and bulk purchasers. तो अभी तक जो है सारे फार्मर्स APMC एक्ट के अंदर आते हैं. तो उनका ये है कि जो मंडी जो अवेलेबल होती है, लोकल मंडी, दे हैव टू सेल देयर ओनली, दे कैन नॉट सेल एनीवेयर एल्स. बट दोज रेगुलेशंस आर बीइंग लूजन्ड नाउ
और उनको जो है एक बिगर प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है विच विल लीड टू अ बेटर प्राइस डिस्कवरी एंड दे कैन सेल देयर प्रोड्यूस एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, राइट. सो उनका एक्सप्लॉइटेशन थोड़ा कम होगा इस तरीके से. दैट इज़ द एम. And the next point is Agri Market Infrastructure Fund with a corpus of rupees 2000 crore will be set up for developing and upgrading agricultural marketing infrastructure in 22,000 Grameen agriculture markets grams and 585 APMCs. So जो अगर आपको एग्रीकल्चर वाला जो सेक्टर है उसको इम्प्रूव करना है तो not only the soil, not only the fertilizer or the seeds sector or you know the credit we have to take care of, but also the marketing part, क्योंकि सबसे ज़्यादा फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन वहीं पे होता है, राइट. तो यहाँ पे जो मिडल मैन है, सो दे एक्सप्लॉइट द फार्मर्स, राइट. सो टू अवॉइड दैट, टू enable the farmer to get competitive prices, these steps are being undertaken, राइट. तो इसीलिए इस बजट को थोड़ा सा एग्रीकल्चर ओरिएंटेड बजट माना गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए. एंड then organic farming will be encouraged and a fund of rupees 200 crore is earmarked for the cultivation of highly specialized medicinal and aromatic plants. Then food processing पे काफ़ी ज़्यादा जोर हो रहा है. Recently food processing conclave also happened in Delhi. So allocation to Ministry of Food Processing is doubled from rupees 715 crore last year to rupees 1400 crore in 2017-18. राइट. सो 1400 करोड़ दिया जाएगा इस साल. एंड ग्रीन गोल्ड, दिस इज़ अबाउट द बैम्बू. सो रीस्ट्रक्चर्ड नेशनल बैम्बू मिशन with an outlay of rupees 1290 crore to promote bamboo sector in a holistic manner. So इससे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि बैम्बू सबसे ज़्यादा वहीं पे होता है, राइट. सो बैम्बू इज़ बीइंग रेफर्ड टू एज ग्रीन गोल्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर इन दिस बजट स्पीच. देन प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी. सो 96 डिप्राइव्ड इरीगेशन डिस्ट्रिक्ट्स विल बी टेकन अप विद एन एलोकेशन ऑफ रुपीज़ 2600 करोड़. एंड अबाउट एक्सपोर्ट्स, सो एक्सपोर्ट्स जो है एग्री कमोडिटीज़ में, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ में उसको बढ़ावा दिया जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सपोर्ट पोटेंशियल इन द फार्म सेक्टर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ $100 billion, बट प्रेजेंटली वी आर एक्सपोर्टिंग एट अ लेवल ऑफ $30 billion, right. So there is a scope of improvement. So export of agri commodities will be liberalized, right, and test facility for 42 mega food parks will come up. And in situ management of the crop residue, especially in हरियाणा, पंजाब, यूपी एंड राजस्थान, बिकॉज अभी दिल्ली में थोड़ी स्मॉग की प्रॉब्लम हुई थी. सो उसमें बात ये सामने आई कि जो नेबरिंग स्टेट्स के जो फार्मर्स हैं, दे आर बर्निंग देयर फार्म रेसिड्यू एंड बिकॉज ऑफ दैट द पोल्यूशन इज क्रिएटेड. सो उसको टैकल करने के लिए भी कुछ फंड दिया गया है. दैन लोन्स टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, the amount is increased from last year's 42,500 crore to 75,000 crores in 2018-19. So women empowerment की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा जोर है यहाँ पे. सो इन शॉर्ट यहाँ पे मेन जो अनाउंसमेंट्स हैं वही है 2000 करोर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, 1290 crore फॉर बम्बू सेक्टर. देन एमएसपी इंक्रीज 1.5 times ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट, रुपीज़ 500 crore allocated to ऑपरेशन ग्रीन्स, right, on the lines of operation flood, and rupees 2000 crore to develop the rural agricultural market, and rupees 10,000 crore for fisheries and aquaculture, right. Now what is the relevance of operation greens? तो ये एक सपोर्टिंग स्लाइड हमने यहाँ पे लगाई हुई है. यहाँ पे यू कैन गो थ्रू दिस नंबर्स. एक्चुअली यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन दिख रहा है हमें इन्फ्लेशन का, दैट इज़ मेनली कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द वेजिटेबल्स, राइट. सो दैट इज़ वाई ऑपरेशन ग्रीन्स इट वॉज रिक्वायर्ड, राइट. उसके बाद में खरीफ क्रॉप का कहीं पे मेंशन आया था, तो इस वजह से हमने यहाँ पे एक लिस्ट दे दिया है खरीफ और राबी क्रॉप्स का, और उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है. यू कैन जस्ट गो थ्रू, राइट. वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस. देन वाई MSP शुड बी 1.5 times ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट. तो पास्ट में जो MSP डिक्लेयर की गई है, एक्चुअली कई बार तो ऐसा हुआ है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे भी कम MSP कई केसेस में मिली है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कॉटन के केस में. सो इससे क्या होता है कि फार्मर्स आर डीमोटिवेटेड एंड दे ऑल्सो फॉल इन द ट्रैप ऑफ लोकल मनी लेंडर्स एंड लोन साइकिल, राइट. सो बहुत सारे फार्मर सुसाइड होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, और रूरल इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाती है. उस वजह से जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको थोड़ा रीजनेबली हाई रखा जाएगा इस साल. दैट इज़ व्हाट द अनाउंसमेंट इज़. नाउ लेट्स कम टू द रूरल सेक्टर. रूरल सेक्टर में क्या अनाउंसमेंट की गई हैं? तो उज्ज्वला योजना, फ्री LPG कनेक्शंस विल बी एक्सटेंडेड टू 8 crore women. अर्लियर 5 crore women को अनाउंस किए गए थे. नाउ द नंबर इज एक्सटेंडेड टू 8 crore women. सौभाग्य योजना विल बी अनदर फोकस एरिया, फ्री पावर कनेक्शंस टू 4 crore homes at the cost of 16,000 crore, right. And government plans to construct 2 crore toilets in the next 2 years under स्वच्छ भारत मिशन, और 6 crore ऑलरेडी बना दिए गए हैं. Then loans to women self help groups will be increased to rupees 75,000 crore, that we have seen in the previous slide also. And a dedicated affordable housing fund will be established under housing for all by 2022, right. And national livelihood mission will have a corpus of rupees 5,750 crore, and ground water irrigation scheme को 2,600 करोड़ रुपए allocate किए गए हैं.
सी दीज थिंग्स यू विल ओनली रिमेंबर इफ़ यू रिवाइज देम. तो इन स्लाइड्स को 2-3 बार आप गो थ्रू कर लीजिए. इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा यू विल बी एबल टू आंसर बिकॉज वी हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द बजट, राइट. So just download the slides and revise. So next sector is education sector. Let's come to education sector. So budget 2018 proposes to treat education holistically without segmentation from pre-nursery to class 12th. So Eklavya model residential schools at par with Navodaya schools will be set up for tribal children in every block with more than 50% ST population, राइट. सो जो स्टेट्स हैं जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, इस तरह के जो स्टेट्स हैं उनमें कई सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं जिसमें मोर देन 50% ST पॉपुलेशन है. तो वहाँ पे एक एकलव्या मॉडल स्कूल बनाया जाएगा. दैट विल बी अ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नवोदय स्कूल के तरह, और टारगेट इज 2022. मोस्ट ऑफ द स्कीम्स का टारगेट 2022 ही है. एंड अनदर स्कीम, इंपॉर्टेंट स्कीम इज़ राइज. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राइज बाई 2022. सो रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर and systems in education. This is the full form of RISE, revitalizing infrastructure and systems in education. नाम से समझ में आता है क्या स्कीम है ये. To step up investment in research and related infrastructure in the premier educational institutions. तो ये सारी चीज़ें याद रखनी होती है कि premier educational institutions की बात हो रही है, हर स्कूल की बात नहीं हो रही है, हर कॉलेज की बात नहीं हो रही है. Only premier educational institutions like IITs, IIMs, etc. An outlay of rupees 1 lakh crore for next 4 years. ठीक है. Then integrated B.Ed program to improve the quality of teachers. Then PMRF, Prime Minister's Research Fellowship. Top 1000 B.Tech students will be selected every year from premier institutions, and they will be provided with PMRF to pursue PhD and research with handsome fellowship. तो रिसर्च R&D सेक्टर में हम बहुत ही पीछे हैं. वर्ल्ड पॉपुलेशन का 17% हमारे पास है, बट अगर पेटेंट्स की बात की जाए तो प्रोपोर्शनेटली हम उतने पेटेंट्स हमारे पास नहीं है, उतना R&D हमारे पास नहीं है. तो वी आर नेट कंज्यूमर्स ऑफ नॉलेज. दैट इज़ व्हाट द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिस ईयर सेज. तो उसी को थोड़ा एड्रेस करने की कोशिश की गई है यहाँ पे. तो बजट का एक बार ये पढ़ने के बाद व्हेन वील कम टू द इकोनॉमिक सर्वे यू विल अंडरस्टैंड व्हाई दीज स्टेप्स आर टेकन. दीज आर ऑल मोटिवेटेड बाय द सजेशंस गिवन इन द इकोनॉमिक सर्वे, राइट. एंड NSAP allocation to National Social Assistance Program will be kept at rupees 9,975 crores, right. So these are the major announcements in the education sector. 1 lakh crore allocated for the upgradation of education sector, that is a RISE scheme. उसके बाद में एकलव्या स्कूल टू बी ओपन्ड इन ब्लॉक्स विद ग्रेटर देन 50% ST पॉपुलेशन. एम टू मूव डिजिटल बोर्ड स्कूल्स बाई 2022. तो सारे ब्लैक बोर्ड्स जो हैं और वाइट बोर्ड्स जो हैं वो डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट किए जाएंगे बाई 2022 सभी स्कूल्स में. एंड फेलोशिप फॉर 1000 B.Tech स्टूडेंट्स फॉर PhD एट IITs IISc बिकॉज R&D सेक्टर में थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है. नाउ लेट्स कम टू द MSME सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट. वहाँ पे क्या अनाउंसमेंट्स हैं. अ सम ऑफ रुपीज़ 3,794 crore हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर गिविंग क्रेडिट सपोर्ट, कैपिटल इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर इनोवेशंस, राइट. एंड मुद्रा योजना जो है इट इज़ गोइंग ऑन. सो 10.38 crore लोन्स हैव बीन ग्रांटेड अमाउंटिंग टू रुपीज़ 4.6 lakh crore. And 76% of these loans were given to women, 50% to SC, STs and OBCs, and target for 2018-19 is set to rupees 3 lakh crores. ठीक है. तो मुद्रा योजना के अंदर जो लोन्स दिए जा रहे हैं फॉर MSME सेक्टर उसकी बात यहाँ पे हो रही है. देन टेक्सटाइल सेक्टर एन आउटले ऑफ रुपीज़ 7148 crore अगेंस्ट रुपीज़ 6000 crore in 2016. टेक्सटाइल सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है. एंड 70 lakh फॉर्मल जॉब्स विल बी क्रिएटेड दिस ईयर. दिस वी हैव टू सी how far this goes because till now the growth of India is being called the jobless growth. ठीक है. तो जॉब्स उतने प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ रहे हैं जितना कि ग्रोथ नंबर्स बढ़ रहे हैं. अब तो खैर ग्रोथ नंबर्स भी नीचे आ गए डिमोनेटाइजेशन और GST इम्प्लीमेंटेशन के बाद, बट द इकोनॉमी इज़ रिकवरिंग. सो वी हैव टू सी हाउ फार गवर्नमेंट इज़ एबल टू मीट दिस टारगेट 70 lakh फॉर्मल जॉब क्रिएशन इन दिस ईयर, राइट. सो प्रोविडेंट फंड जो एम्प्लॉइज़ का है उसमें गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट 12% फॉर द न्यू एम्प्लॉइज़ फॉर द फर्स्ट 3 years. एंड फॉर women employees the PF reduction will be 8% for the first 3 years, not 12%, which will increase their take home salary. ठीक है. And then coming to disinvestment. The disinvestment target for 2017, that is last year, it was 72,500 crore. ये टारगेट था, बट एक्चुअल जो कलेक्शन हुआ वो 1 lakh crore से भी ऊपर था. So that is what we have exceeded the disinvestment target last year. So this year's target is more than the last year obviously, which is 80,000 crore, right. And 3 PSU insurance companies, which are National Insurance Company Limited, United India Assurance Company Limited and Oriental India Insurance Company Limited, will be merged in one entity. इसको मर्ज किया जाएगा. 3 इंश्योरेंस कंपनीज को मर्ज करके एक इंश्योरेंस कंपनी बनाई जाएगी. And gold policy, a comprehensive gold policy to develop gold as an asset class will be developed, and gold monetization scheme will be revamped and gold exchanges will be promoted. So gold के सेक्टर में गवर्नमेंट ये काम करना चाहती है, right.
एंड लेट्स कम टू द रेलवेज़ नाउ। तो रेलवेज़ में क्या मेजर अनाउंसमेंट है? सो कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर 2018-19 इज़ पेग्ड एट 1.48 लाख करोड़। तो इतना पैसा खर्च किया जाएगा, 1.5 लाख करोड़ के आसपास कैपिटल एक्सपेंडिचर रेलवेज़ में। और कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ गुड expenditure because it creates assets in the economy which have multiplier effect, right? And 18,000 kilometers of doubling third and fourth line works। तो जहाँ पे सिंगल ट्रैक है वहाँ डबल किया जाएगा, डबल है तो एक और लाइन बिछाई जाएगी, 4 लाइन बनाया जाएगा जहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो फॉर 18,000 किलोमीटर्स दैट इज़ द वर्क। एंड 5,000 किलोमीटर्स ऑफ गेज कन्वर्जन, तो जो नैरो गेज और मीटर गेज है उसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जाएगा। फॉर 5,000 किलोमीटर्स का ये प्लान है, तो उसमें 1.48 लाख करोड़ का एलोकेशन है। Then 4,267 unmanned level crossings in the broad gauge network will be eliminated in next 2 years। तो बहुत सारे जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स पे ही होते हैं, उनको एलिमिनेट किया जाएगा, राइट, इन नेक्स्ट 2 years। और 4,000 किलोमीटर्स ऑफ इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क इज स्लेटेड फॉर कमिशनिंग ड्यूरिंग 2017-18, राइट। सो 2018-19 एक्चुअली, ये थोड़ा मिस्टेक है। Then rupees 17,000 crore allocated for Bangalore suburban rail network। तो यहाँ पे बॉम्बे लोकल की तरह एक बेंगलोर suburban rail network को भी इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है। रुपीज़ 17,000 करोड़ बिकॉज बैंगलोर इज़ ऑल्सो मेगा सिटी नाउ। एंड रुपीज़ 51,000 करोड़ इज़ एलोकेटेड फॉर मुंबई सबर्बन रेल नेटवर्क। सो मुंबई लोकल के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, सो उसको थोड़ा सा रिलीव करने के लिए और ट्रैक को डबल किया जाएगा और थोड़ी और नई ट्रेन स्टार्ट की जाएंगी, उसमें रुपीज़ 51,000 करोड़ का एलोकेशन है। और टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट तो कंटिन्यूसली गवर्नमेंट का फोकस है ही रेलवे के सेक्टर में। सो फॉग सेफ टेक्नोलॉजी विल बी ब्रॉट एंड ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम विल बी डिप्लॉयड and Wi-Fi and CCTV cameras in all trains progressively in the coming years, right? So that is a plan. So 1.48 lakh crore total allocation for railways, that is the thing, and 600 major railway stations to be modernized, and 12,000 wagons, 5,160 coaches and 700 locomotives to be procured, and 4,267 unmanned railway crossings to be eliminated by 2020, and 36,000 kilometer rail track to be renewed। तो ये सारा काम रेलवे सेक्टर में यहाँ पे होना है। नाउ लेट्स कम टू एविएशन। सो नभ निर्माण स्कीम, so earlier उड़ान scheme was there, now there is नभ निर्माण scheme, right? What is नभ निर्माण? So it aims at a 5-fold growth in passenger traffic to 1 billion trips a year, and Airport Authority of India has 124 airports and it is proposed to expand by more than 5 times the airport capacity to handle 1 billion trips a year। So that is what the aim is। तो 1 billion trips को हैंडल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा। So that is why Nab Nirman scheme has come up, right? And in the last 3 years, domestic air passenger traffic grew at 18% per annum, which is a huge rate. And airline companies have placed orders for more than 900 aircraft, right? So that is how the aviation sector is growing presently। तो जब एयरक्राफ्ट्स बढ़ेंगे और नंबर ऑफ फ्लाइट्स बढ़ेंगे, पैसेंजर्स बढ़ेंगे, तो जो एयरपोर्ट्स की कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए नव निर्माण स्कीम है इसका। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम ऑफ उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, was initiated by the government last year, and now 56 unserved airports and 31 unserved helipads would be connected to it, right? So ये सारे points हैं aviation sector में। नव निर्माण is important। Now let's come to the health sector। India cannot realize its demographic dividend without its citizens being healthy, and the government is steadily but surely progressing towards a goal of universal health coverage, right? So universal health coverage की बात यहाँ पे की गई है। दैन हेल्थ सेक्टर में क्या मेजर अनाउंसमेंट है? नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, दिस इज़ अ बिग स्कीम। सो दिस विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम टाइटल्ड नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, एंड इट विल कवर 10 crore पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज, that is 50 crore people per family। If you count 5 people, then there are 50 crore beneficiaries here, and this will be providing coverage up to 5 lakh rupees per family per year for secondary and tertiary care hospitalization, राइट। सो इसमें से कोई हॉस्पिटलाइज होता है तो हर साल 5 लाख रुपए तक का उस फैमिली के ऊपर खर्चा गवर्नमेंट देगी। सो दैट इज़ नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। एंड नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, सो इट सेज दैट रुपीज़ 1200 crores are allocated, which with the help of 1.5 lakh health and wellness centers will bring the healthcare system closer to the homes of the people, right? And next point is about TB, tuberculosis. So government allocated rupees 600 crore to provide nutritional support of rupees 500 per month per patient for duration of their treatment। So nutritional support बहुत important है क्योंकि XDR TB and MDR TB is a major problem in India। So TB को control करना भी सरकार की भी priority है। Then government will set up 24 new hospitals and medical colleges by upgrading existing district hospitals, right?
And these are the major announcements. Health insurance worth rupees 5 lakh to 10 crore poor families, that is 50 crore beneficiaries, and rupees 1200 crore for Ayushman Bharat program. 1.5 lakh health and wellness centers to be set across India, and rupees 600 crore for nutritional support for all TB patients, and one government medical college for every 3 parliamentary constituencies. These are the major announcements in the health sector. Now let's come to defense. So private investment in defense production opened up, including liberalizing foreign direct investment and measures being undertaken to develop 2 defense industrial production corridors in the country. And recently in UP, one of the defense corridors was announced during the UP Investor Summit. And industry friendly defense production policy 2018 to be brought out to promote domestic production by public sector, private sector and the MSMEs. तो मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जाएगा डिफेंस सेक्टर में, राइट. सो दैट इज़ अबाउट द डिफेंस सेक्टर. नाउ फिजिकल मैनेजमेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बजट की बात करते हैं तो फिर टेक्निकलिटीज़ में जाना पड़ता है. फिजिकल मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने बहुत सारी स्कीम्स अनाउंस किए हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड, बट व्हाट अबाउट द फिजिकल मैनेजमेंट, उस फ्रंट में क्या किया जा रहा है. So the revised estimate for expenditure for 2017-18 is rupees 21.57 lakh crore against the budget estimate of 21.47 lakh crore, right. So पिछले साल का जो estimation किया गया था उससे थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा expenditure हो गया है, ठीक है, just 10,000 crores extra. And now you can compare कि last year का जो budget था उससे इस साल का budget कितना ज़्यादा है. So last year the total budget was of the order of 21.47 lakh crore, and this year it is 24.42 lakh crore, right. तो 3 लाख करोड़ का एडिशन हुआ है इस बजट में. Then fiscal deficit target for this year is 3.3%. This we have seen already. And revised fiscal deficit for 2017-18 is 3.5%, which is 5.95 lakh crore. And the budget proposes to accept the recommendation of FRBM committee to bring down the debt to GDP ratio to 40%. And because of strong anti-evasion strategy and policies, it resulted in the tax buoyancy and additional revenue collection. And this is evident from the growth numbers. So growth in direct tax for 2016-17 financial year was 12.6%, whereas for 2017-18 it was 18.7%. So this is 2017-18 actually. This is a mistake. 2017-18, right? And the number of effective taxpayers increased from 6.47 crore to 8.27 crore at the end of 2016-17, right. Now let's see what is the deficit trend. Deficit trend is like this. It is decreasing year by year, but there is still a scope. It can decrease further. And this is the trend in the tax receipt. Tax receipt is increasing, but the thing is the direct tax is not increasing much, and that is what is discussed in this year's economic survey also. And these are some of the miscellaneous points. First thing is LTCG, long-term capital gains. Government has announced that LTCG gains exceeding rupees 1 lakh will be taxed at 10% without indexation benefit. So उसमें inflation का benefit भी यहाँ पे नहीं मिलेगा, right. And defense outlay raised to rupees 2.82 lakh crore in 2018-19 from 2.67 lakh crore in the current year. So around 10% से ज़्यादा जो है defense expenditure में ही जा रहा है. You can see here 24.42 lakh crore का budget है और उसमें से 2.82 lakh crore is going in the defense expenditure. And the food subsidy is to rise rupees 1.69 lakh crore in 2018-19 from 1.4 lakh crore in the current year. And rupees 3073 crore allocated for Digital India. Cryptocurrencies are not a legal tender, right. So this was a statement by finance minister. And emoluments for the president set at rupees 5 lakh. So इन सब की सैलरी बढ़ गई है, president की, vice president की and governors की. For vice president it is 4 lakhs and for governors it is 3.5 lakhs per month. And emoluments for the parliamentarians, law for increase in pay based on index to inflation, ठीक है. And government has earmarked rupees 150 crore to commemorate 150 years of birth of महात्मा गांधी in 2019. उनका जन्म हुआ था 1869 में. So we will be celebrating the 150th birth anniversary of the father of the nation. So for that rupees 150 crore has been allocated. So this is the overall happiness index. So it is being said that this budget is pro poor, pro farmer budget, right. So there is nothing much for the big corporates and the high net worth individuals. Even for salaried professionals there is no change in the tax slab. Mainly this is focused on the common man, on MSME businesses, teachers, students and poor man and farmer, right. So that's all. If you like this lecture, please provide your comments in the comment section, and please
join our Telegram group and our Facebook page for further updates and to download the slides of these lectures. Thank you. We'll see you soon with economic survey. Till then, take care, bye bye, and prepare well.